बुक का कोई काम नहीं है, इस बोर्ड पर देखिए। हमारे सिलेबस का आखिरी चैप्टर कैश फ्लो स्टेटमेंट, 8 मार्क्स की वेटेज है। बहुत कम चैप्टर्स हैं जिनकी चैप्टर वाइज वेटेज अवेलेबल है, उनमें से एक चैप्टर है। एग्जैक्ट 8 मार्क्स की वेटेज है। 6 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन आएगा और एक नंबर के 2 छोटे क्वेश्चन आएंगे। ऐसे इसकी 8 मार्क्स की वेटेज है। तो इस बुक में हमने पहले 4 चैप्टर पढ़े, 4 चैप्टर की मिलाकर वेटेज 12 नंबर, ऑन एन एवरेज 3 मार्क्स का चैप्टर हो। वो देखिए चैप्टर 8 नंबर का है तो अच्छी खासी वेटेज है, समझ सकते हैं। प्रैक्टिकल लाइफ में अगर आप प्रैक्टिस करते हैं अकाउंटेंट की तो कैश फ्लो का काम नहीं पढ़ना, क्योंकि जो पब्लिक कंपनीज होती हैं पूरे इंडिया में सिर्फ 8,000 कंपनी, उन्हीं को कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना होता है। प्रोप्राइटरशिप कंफर्म नहीं बनाती, पार्टनरशिप कंफर्म नहीं बनाती, जो कंपनीज हैं कंपनी की प्राइवेट कंपनीज नहीं बनाती, सिर्फ पब्लिक कंपनीज बनाती हैं। तो अगर हम खुद प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो किसी बड़ी फर्म से अटैच हो जाते हैं तो ऐसी बड़ी फर्म का ऑर्डर मिलता है। सिंपल सी बात, मैं अपने सीए प्रैक्टिस करूंगा तो मुकेश अंबानी तो नहीं आएगा अकाउंट बनवाने के लिए, तो कई साल पुरानी कई बड़ी फर्म्स हैं जिन पे कई एक्सपीरियंस सीए हैं, उनसे काम करवाएंगे। तो कैश फ्लो का काम जो है पब्लिक कंपनी से ही मिलता है। पब्लिक कंपनी बिग फर्म्स को ही अपना काम देती है, ऑडिट देती है। तो अगर प्रैक्टिस करते हैं तो कैश फ्लो का काम नहीं पड़ेगा। अब जॉब करते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में किसी बड़ी कंपनी के अंदर, तो उसमें हम सीनियर मोस्ट पोजीशन पे पहुंच जाएंगे, तब हमें बनाना होगा। ये प्रैक्टिकल लाइफ की बात रही। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 12th क्लास के बाद ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर में ये चैप्टर फिर रिपीट होगा। टोटल स्टडीज की लाइफ में आपको 2 बार पढ़ना है, एक 12th में, एक ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर। चलिए, ये हमने सीख चुके हैं सर। ट्रेडिंग, पीएनएल और बैलेंस शीट, फाइनल अकाउंट के 3 पार्ट होते हैं। जो कंपनी वाले होते हैं इसे कंबाइंड बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल के नाम से। इतना हमें पता है, कंपनीज वाले दोनों कंबाइंड बनाते हैं। प्रोप्राइटरशिप वाले 3 बनाते हैं, पार्टनरशिप वाले 4 बनाते हैं। ट्रेडिंग, पीएनएल, प्रोप्राइटरशिप और बैलेंस शीट। पार्टनरशिप वाले 4 बनाते हैं, प्रोप्राइटरशिप वाले 3 बनाते हैं, कंपनी वाले 2 बनाते हैं, पीएनएल और बैलेंस शीट। तो देखिए, कंपनी की जब प्रोजेक्ट होती है रिपोर्ट, सिंपल सी बात है, हर चीज में इन्वेस्टर कंपनी जब भी पढ़ रहे हैं, मैंने 11th में इतना चर्चा नहीं करा इन्वेस्टर, 12th में ज्यादा चर्चा कर रहा हूं। 12th में भी कंपनी वाले चैप्टर में ज्यादा चर्चा कर रहा हूं, क्योंकि हर एक चीज जो बनाई गई है, रूल जो बनाया गया है, वो इन्वेस्टर को माइंड में रखते हुए बनाया गया। सिंपल सी बात है, तो कोई मोबाइल बनाएगा तो सोचेगा यूज करने वाले को आसानी हो, उस हिसाब से बनाएगा। फॉर एग्जांपल अलर्ट स्लाइडर बनाया कि मुझे फोन साइलेंट करना है तो मुझे पहले फोन ऑन ना करना पड़े, साइलेंट मोड में जाना, नोटिफिकेशन में जाना पड़े, सीधा बटन दबाओ तो साइलेंट हो जाएगा। तो यूजर को देखते हुए बनाया जाता है ना। इस तरीके से अकाउंट्स भी यूजर को देखते हुए बनाया जाता है कि यूज कौन कर रहा है, इन्वेस्टर्स यूज कर रहा है, उनको ज्यादा आसान है, उस पर्पज से बनाया जा रहा है। तो पीएनएल और बैलेंस शीट को देखने के बाद अभी भी ऐसी बहुत इंफॉर्मेशन थी तो इन्वेस्टर को लग रहा है कि मुझे पता नहीं लग पा रहा, तो मैं कैसे इन्वेस्ट करूं। एग्जांपल, मशीन खरीदी इस साल 20 करोड़ रुपए की, ये कहीं पता नहीं लगेगा। ट्रेडिंग पीएनएल में नहीं आता मशीन की परचेस, और इसमें तो टोटल बैलेंस आता है ना। 150 करोड़ की पहले से थी, 20 करोड़ की खरीदी, इसमें तो 170 करोड़ लिखा होगा बस, है ना। 20 करोड़ रुपए गए हैं इस साल, मशीन खरीदी है। देखो, किसी कोई मशीन खरीद रहा है तो ये ना बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट है, कंपनी ग्रो कर रही है। सोच के देखो, एक बिजनेसमैन ने इस साल 8 मशीनें बेच दी, तो कमेंट में क्या क्लिक करेगा, तो बिजनेस बंद कर रहा है ना। बिजनेस थोड़ा एक दिन बंद होता है, बिजनेस धीरे धीरे बंद होता है, उसकी ब्रांचेस बंद हो गई हैं और मशीन बिल्डिंग बिकनी शुरू हो रही है, उसे लगता है ना आइडिया कि कंपनी बंद होने वाली है। कोई बिजनेस बंद नहीं होता, कोई बिल्डिंग खरीद रहा है, मशीन खरीद रहा है तो लग रहा है ग्रो कर रहा है। तो ये इन्फॉर्मेशन काम की इन्फॉर्मेशन। इस साल कंपनी ने 20 करोड़ का लोन चुका दिया, बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन है। इसे कंपनी के पास पैसा जुड़ रहा है, इसका मतलब सेविंग इतनी हो रही है, प्रॉफिट इतना होता है, तो पिछले लोन चुका है, तो ये बात कहीं पता नहीं लगेगी। इसमें तो लोन जीरो आ जाएगा, इसमें लोन चुकाने का आएगा ही, तो बैलेंस शीट में तो बचा हुआ लोन आता है ना। इस साल में 20 करोड़ का लोन चुका दिया, लोन जीरो हो गया, इसमें तो लोन दिखेगा नहीं, इसमें भी लोन की रीपेमेंट नहीं आती, क्योंकि लोन रीपे का इनकम है एक्सपेंस, तो वो दोनों इन्फॉर्मेशन इसमें नहीं होगी। इसलिए ऐसे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो मिसिंग है इन दोनों में, ना वो पीएनएल में है ना वो बैलेंस शीट में। इसलिए रिक्वायरमेंट आई तीसरी स्टेटमेंट की, इसका नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट। पूरे साल में कैश ने कहां कहां फ्लो किया, फ्लो प्लस भी हो सकता है, फ्लो माइनस भी हो सकता है, वो इन्फॉर्मेशन हम एक सेपरेट शीट पे दें। कैश फ्लो स्टेटमेंट जैसे मैंने बताया सर, यूजर के लिए तो प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और प्राइवेट कंपनीज के यूजर्स होते हैं।
है ना, इसलिए इसमें रिक्वायरमेंट ही नहीं है, मतलब मल्टीपल यूजर्स नहीं है। तो मैं दुकानदार हूँ, मैं प्रोप्राइटरशिप चला रहा हूँ, मैं अपने अकाउंट देखूंगा, मैं कौन सा इन्वेस्ट करूंगा, मुझे कैश फ्लो जानना है, मैंने बिल्डिंग परचेस करी मुझे ये जानना है, ऐसा तो कुछ होगा नहीं। जिसने इन्वेस्ट करना है पैसा उसको जानना है, नहीं बात है। इस पर्पज से सिर्फ पब्लिक कंपनी के लिए ये रखा हुआ है। तो नोटिंग करना होगा, मैं बता दूंगा, अभी सिर्फ सुनते रहे समझते रहे। तो सर अगर कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना ही था तो कैश बुक की फोटो स्टेट अपलोड कर दो। कैश बुक में भी तो ये होगा पूरे साल में कहाँ पैसा आया तो कहाँ पैसा गया, ये लिखा होता है इसके अंदर। 11th क्लास में पढ़ चुके हैं कैश बुक, कैश बेसिस पर बनता है। मशीन खरीदी होगी तो होगा इसके अंदर, लोन चुकाया तो होगा इसके अंदर, है ना। लेकिन इसमें सर डेली 50-100 ट्रांजेक्शन होती है, 365 दिन की कितनी सारी होगी, कौन पड़ेगा। तो बेसिकली करना क्या है हमें इस चैप्टर के अंदर, इसी की समरी बनानी है। इसकी समरी कैसे सर, फॉर एग्जांपल देखो हर महीने रेंट पे करते हैं तो यहाँ पर हर महीने लिखा होगा बाय रेंट अकाउंट, बाय रेंट अकाउंट 12 बार लिखा होगा, बाय रेंट अकाउंट सपोज 1 लाख, ये हर महीने लिखते हैं, टोटल 12 बार लिखा होगा। और जो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे उसमें लिख देंगे रेंट पेड 12 लाख। समझ आ रही है बात। सैलरी हर महीने पे करते हैं सर, 12 बार लिखा होगा तो सैलरी पेड। मतलब हमें कैश फ्लो की समरी बना रहे हैं, क्योंकि इसमें तो डेट वाइज रिकॉर्ड हो रहा है। मान लीजिए गुड्स भी डेली गुड्स भी करें बाय टू सेल्स सपोज 100 बार आया, सेल्स सपोज 150 इकट्ठे लिख दिए। समझ आ रही है बात। तो हमें कैश बुक की समरी बनाना है एक तरह से। भाई ये तो बहुत सारी चीजें इकट्ठे कैसे बढ़ेगा, जैसे तो आपकी रिपोर्ट कार्ड समरी तो होती है, आपके पेरेंट्स सपोज रिपोर्ट कार्ड के दिन वो आपको टीचर आपको सारे टेस्ट पकड़ा दे, ये पूरे साल में ये टेस्ट हुआ, इस क्वेश्चन में इतने मार्क्स कटे, इस क्वेश्चन में इतने मार्क्स कटे, इसमें इतने पूरे मिले वगैरह वगैरह। तो मतलब पेरेंट्स आपको समझ नहीं पाएंगे इतने डिटेल में, पेरेंट्स को समरी चाहिए सर इतने परसेंट आगे इसकी इतना बता दो। समझ आ रही है बात। तो हम समरी दे रहे हैं इन्वेस्टर्स को, कैश बुक पूरी पकड़ा देंगे 365 दिन की, जिसमें हजारों ट्रांजैक्शंस होंगी तो वो समझ नहीं आएगा, कुछ कंक्लूजन निकल नहीं पाएगा, तो इसकी समरी बना के दे रहे हैं। समझ आ रही है बात। अच्छा इतना समझ में आया, ये पीएनएल और बैलेंस शीट का सब्स्टिट्यूट नहीं है, ये कॉम्प्लीमेंट्री साथ में भी जाएगा, ऐसा नहीं होता इसकी जगह बन रहा है। पीएनएल भी बनेगा, बैलेंस शीट भी बनेगी, साथ में ये भी बनेगा, 3 चीजें बनेगी मतलब। और कैश फ्लो स्टेटमेंट में है क्या, बेसिकली कैश बुक की समरी है, ठीक। अच्छा अब कैश बुक में होता क्या था कि पैसा आए तो इधर और पैसा जाए तो इधर, ऐसा होता था। इस बार इन्वेस्टर को ऐसा नहीं देखना कि पैसा आ कहां से रहा है, पैसा जा कहां, ऐसे नहीं देखना उसको इंटरेस्ट होता है कि मेरे को बिजनेस जो मेन काम करता है वहां से पैसा कितना आ रहा है, जा रहा है, या पूरे साल में बिजनेस ने कहां इन्वेस्ट करा है वो मुझे जानना है, तो या फिर कंपनी ने लोन वगैरह कितना लिया है वो मुझे वो जानना है। मतलब एक टॉपिक वाइज इंटरेस्ट होता है इन्वेस्टर का। इन्वेस्टर का ऐसा इंटरेस्ट नहीं है कि पूरे साल पैसा कहां कहां आया ये बताओ, या पैसा कहां कहां गया ये बताओ। इन्वेस्टर का इंटरेस्ट क्या है कि हर एक इन्वेस्टर की मेंटालिटी होती है कि बिजनेस मेन काम जो करती है ना उसमें पैसा कितना आ रहा है मुझे ये दिखाओ, बस मुझे ये चीज में इंटरेस्ट है। इन्वेस्टमेंट तो चलती रहती है। या फिर कोई इन्वेस्टर ऐसा होता है उसकी थिंकिंग ये होती है कंपनी अगर इन्वेस्टमेंट कर रही है और मशीनरी में तो कंपनी अच्छी है, तो उससे भी ये चीज देखनी है। एक इन्वेस्टर ऐसी थिंकिंग होती है कंपनी ग्रो करने के लिए शेयर ज्यादा इशू कर रही है, लोन ज्यादा ले रही है तो सही कंपनी है, मुझे ऐसी चीज मुझे ये चीज देखनी है। तो नेचर वाइज इंटरेस्ट होता है इन्वेस्टर को, तो इसलिए हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट जो बनाया, कैश फ्लो की समरी तो बनाई, लेकिन फॉर्मेट कैश फ्लो वाला नहीं रखा कि पैसा आए तो डेबिट जाए तो क्रेडिट। हमने इसका फॉर्मेट रखा 3 कैटेगरी में। कैश फ्लो स्टेटमेंट बिजनेस को ऑपरेट करने से जो रिलेटेड है वो अलग यहां लिखेंगे, बिजनेस इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो ट्रांजैक्शन कर रहा है उसको यहां लिखेंगे, और बिजनेस जो लोन ले रहा है फाइनेंसिंग से रिलेटेड ट्रांजैक्शन उसको यहां लिखेंगे। इस फॉर्मेट की नीड आई तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में जितनी भी ट्रांजैक्शन है उसे कैटेगराइज करेंगे 3 कैटेगरीज में, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। लॉजिक समझा सर हमने, ऐसी कैटेगरी बनाई क्यों रहे हैं क्योंकि कोई इन्वेस्टर इस चीज में इंटरेस्टेड होगा, मेन काम में कितना पैसा लगा रहा है कंपनी, इन्वेस्टमेंट कितनी कर रही है, लोन कितना ले रही है, तो
तो हर एक को अपना इंटरेस्ट होता है, सिर्फ टॉपिक वाइज कैटेगरी करने कैश फ्लो की, ना कि रिसीट और पेमेंट वाइज। ठीक, तो आज की क्लास में हमें क्या करना है देख लीजिए, हमें छटनी करना सीखना है। मतलब मैं आपको बोलूँ कि 10 ट्रांजैक्शन है, ये 10 जगह से पैसा आया, तो कौन से वाली ऑपरेटिंग में लिखनी है, कौन से वाली इन्वेस्टिंग में लिखनी है और कौन से वाली फाइनेंसिंग में लिखनी है, ये लर्न करना, वही समझना। आज क्लास का एजेंडा सिर्फ ये है। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। सीक्वेंस भी यही है, क्योंकि सीक्वेंस जो एक बार बना दी, हर कंपनी को बना के स्टैंडर्ड के वही फॉलो करना है सबको। कोई कंपनी वाला फाइनेंसिंग ऊपर लिखे, कोई इन्वेस्टिंग नीचे लिखे तो कंफ्यूजन होगी इन्वेस्टर्स को। इसलिए फॉर्मेट जब कंपनी में जो फॉर्मेट रहेगा हमेशा फिक्स रहेगा, ऑप्शन नहीं रहेगा, प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप की तरह। नाम को सजेस्ट कर रहा ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कोर एक्टिविटी मतलब मेन एक्टिविटीज से रिलेटेड जितनी ट्रांजैक्शन होंगी उसको ऑपरेटिंग एक्टिविटी कहा जाएगा। जैसे कि सर गुड्स बेच के पैसा आ रहा, मेन काम है। सैलरी देना एम्प्लॉइज को, मेन काम है। परचेज करने गुड्स क्रेडिटर को पैसा दिया, मेन काम है। वेजेस पे करी, मेन काम है। इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करा, रेंट पे करा। बिजनेस को ऑपरेट करने से रिलेटेड कोई भी पैसा आएगा या जाएगा, ठीक। इन्वेस्टमेंट करते हैं कहाँ है सर, एनसीए, नॉन करंट एसेट्स। इन्वेस्टमेंट वाले ये करते हैं, इन्वेस्टमेंट वाले ये लिखते हैं, ठीक है। तो एनसीए से रिलेटेड कोई भी पैसा आए या जाए तो रहे हम प्लस, मतलब यहीं पर प्लस है, यहीं पर माइनस है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिगार्डिंग पैसा आ रहा है तो भी यही लिखना है, पैसा जा रहा है तो भी यही लिखना है। कैश बुक की तरह नहीं कि पैसा आए तो डेबिट जाए तो क्रेडिट, ऐसा नहीं, डेबिट क्रेडिट नहीं इसमें, ठीक है। ऐसी एनसीए के रिगार्डिंग, एनसीए एग्जांपल तो क्या क्या है सर, बिल्डिंग खरीदी एनसीए में आता, इसी में आएगा। बिल्डिंग बेची इधर ही आएगा, बिल्डिंग बेची इधर ही आएगा ना, एनसीए ना। एनसीए के अंदर जितनी भी आइटम आती है, ठीक है, चैप्टर 1 पढ़ चुके हैं एनसीए, नॉन करंट एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, ये सब। तो इनसे रिलेटेड कोई भी पैसा आए या जाए, दोनों इधर ही आएगा, क्लियर। फाइनेंसिंग, शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी में से पहली सब हेडिंग शॉर्ट टर्म बोरोइंग, क्योंकि ये भी लोन ले नहीं, ये तीन चीजों से रिलेटेड कोई भी पैसा अगर आ रहा या जा रहा तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज सर, जो बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए जरूरी है, उससे रिलेटेड कोई भी पैसा आए या जाए हमें ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लिखना है। एनसीए से रिलेटेड कोई भी पैसा आए या जाए तो हमें इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में लिखना है। और एसएच शेयर होल्डर फंड, एनसीएल नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी की सिर्फ पहली सब हेडिंग शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। इनसे रिलेटेड कोई भी पैसा आए या जाए तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लिखना, ठीक। चलिए मुझे बताइए डेप्रिसिएशन किस साइड लिखे, ऑपरेटिंग है कि इन्वेस्टिंग है कि फाइनेंसिंग? एक आंसर ऑपरेटिंग आया है, मींस को ऑपरेट करने की जरूरी है। एक आंसर इन्वेस्टिंग आया है क्योंकि बिल्डिंग मशीन पर लगता है, एनसीए पर लगता है। तो पीएनएल तो सारी आइटम आ भी सकती नहीं भी आ सकती, जैसे गुड्स बेचते हो ऑपरेटिंग का पार्ट पर यहाँ पर आता है। मतलब हम कोई आंसर ऐसे नहीं देंगे कि सर ये पीएनएल में आता है इसलिए यहाँ नहीं आएगा। कोई आइटम ऐसी भी हो सकती है जो पीएनएल में भी आए, कैश फ्लो में भी आए। कोई आइटम ऐसी हो सकती है जो बैलेंस शीट में भी आए और कैश फ्लो में भी आए। कोई आइटम ऐसी हो सकती है जो पीएनएल में नहीं आती बट कैश फ्लो में, मतलब कोई लिंक नहीं है। पीएनएल में आ रहा है नहीं आ रहा, बैलेंस शीट में आ रहा है, इसका कोई लिंक ही नहीं। अब वापस से क्वेश्चन पर आता हूँ, डेप्रिसिएशन तीनों में से कोई नहीं है, वजह ये कैश ही नहीं। तो हम बना रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो तीनों में से एक भी एक्टिविटी में आने की प्री कंडीशन वो कैश एक्टिविटी होनी चाहिए, ठीक। इन तीनों में से किसी भी एक्टिविटी में लिखने के लिए पहली कंडीशन है कि वो कैश एक्टिविटी होनी चाहिए। मतलब कोई भी ट्रांजैक्शन आपको दी जाए तो आपको पहले आपको क्या चेक करना कि वो कैश है कि नॉन कैश।
अगर नॉन कैश है तो कहीं नहीं आएगा, नो एंट्री इन द कैश फ्लो स्टेटमेंट। अगर कैश है, अगर वो कैश ट्रांजैक्शन है तो तीनों में से पक्का से एक नहीं जगह आएगा, फिर छोड़ना नहीं उसको, ये तो तीनों में लग रहा है छोड़ उसको, ये नहीं आएगा, ये ऐसा कुछ नहीं, तीनों में से एक नई जगह आ जाएगा अगर कैश एक्टिविटी है तो। और अगर एक ही जगह दो जगह नहीं आएगा, कि सर ऑपरेटिंग बिल है इमोशनल दोनों लिख दो, नहीं, ध्यान रहेगा कि कैश एक्टिविटी नहीं है तो कहीं मत लिखो, कैश एक्टिविटी है तो पक्का लिखो और एग्जैक्ट एक ही जगह लिखो, ठीक है। चलिए, क्रेडिटर को पैसे दिए, कौन सी एक्टिविटी? ऑपरेटिंग एक्टिविटी, गुड्स बेचना, गुड्स खरीदना और मेन काम है ऑपरेटिंग काम। शेयर्स इशू करें, फाइनेंसिंग, सर शेयर इशू करते हैं तो एसेट में लिखा जाता है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी हो गई। लोन चुका दिया, रीपेमेंट ऑफ लोन, फाइनेंसिंग। लोन एनसीएल में आता है, चाहे लो चाहे चुकाओ, है ना, और कैश एक्टिविटी है। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन, फाइनेंसिंग आंसर आया है, आएगा। सर आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट का मतलब क्या हुआ? पे नहीं करा, नॉन कैश हो गया ना। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन का मतलब नॉन कैश ट्रांजैक्शन, पे नहीं करा, कोई एक्टिविटी नहीं है, ठीक है। परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम राम, सही नहीं आया। परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम राम, जनरली क्या होती है इसकी? परचेज टू राम, नॉन कैश ट्रांजैक्शन है, इग्नोर, ठीक है, नॉन कैश ट्रांजैक्शन है ना। सुधार गुड्स खरीदे, जो कैश ट्रांजैक्शन है वो कहीं नहीं आएगा, ठीक है। रेंट पेड कहाँ आएगा? ऑपरेटिंग। इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करा, बैड डेट्स हो गए, नॉन कैश है। बैड का मतलब पैसे मरना, पैसा ना आना है ना वो, बैड डेट एक्सपेंस नॉन कैश एक्सपेंस है। लॉस बाय फायर नॉन कैश है, नॉन कैश है। बिल्डिंग परचेज्ड, इन्वेस्टिंग। मशीन सोल्ड, डिविडेंड पेड, पेड वर्ड चला चला के कह रहा है कि कैश आता है। फाइनेंस सर डिविडेंड किस पे दिया जाता है? शेयर्स पे दिया जाता है। शेयर्स कहाँ बैठे होते हैं? एसेट में, ठीक है। रेंट पेड, रेंट रिसीव्ड, सोच के देखो सर, रेंट पेड का मतलब क्या है? एक बिल्डिंग हमने किराए पे ली हुई, हमारी बिल्डिंग नहीं है ना, और हम रेंट पे कर रहे हैं, हमारा खर्चा ऑपरेटिंग। अब सोचो रेंट रिसीव्ड मतलब हमारी प्रॉपर्टी है, हमारी बिल्डिंग है, हमने उसको रेंट पे दे रखा, उस पर रेंट मिल रहा, बिल्डिंग किधर आता है? रेंट किधर ही आएगा। तो कमाल की चीज है, वो रेंट पेड लिखा हो तो ऑपरेटिंग, और रेंट रिसीव्ड लिखा हो तो इन्वेस्टिंग। क्योंकि अगर रेंट पे कर रहे हैं सर, दोनों लॉजिक देखो तो दोनों में तो बिल्डिंग है, दोनों एनसी होना चाहिए, लेकिन रेंट पेड में बिल्डिंग है नहीं हमारी बैलेंस शीट में, ये तो ना किराए पे लेके बिल्डिंग बैलेंस शीट में लिख दीजिए, है ना। बिल्डिंग बैलेंस शीट में लिखी तो हमारी दुनिया खरीदी हुई होगी, ठीक है। सेल ऑफ मशीन, इन्वेस्टिंग। सेल ऑफ गुड्स, ऑपरेटिंग। इशू ऑफ डिबेंचर्स, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, फाइनेंसिंग। फिर डिबेंचर एनसीएल में आता है तो इशू करो चाहे रिडीम करो, जैसे मशीन यहाँ आती है, क्या खरीदो चाहे बेचो, एनसीएल रहेगा, ठीक है। इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स, ऑपरेटिंग। ट्राई करते रहो कभी, फाइनल परफेक्ट आंसर है सर। डिबेंचर इधर आते हैं तो उस पर इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, वो भी इधर ही आएगा। मतलब ये जो सारी आइटम जो यहाँ आती हैं प्लस उससे रिलेटेड कोई भी आइटम भी इधर ही आएंगे। मतलब एनसीए में मत सोचो कि सर रेंट रिसीव्ड ये तो रेवेन्यू है, ये तो एनसीए में आता ही नहीं, ऐसा मत सोचना। हम क्या सोचना कि रेंट रिसीव्ड किससे रिलेट कर रहा है, वो आइटम इधर आती है कि नहीं। जैसे डिविडेंड पेड इधर नहीं आता, या तो शेयर्स आते हैं, बट डिविडेंड हम पे कर रहे हैं इन्हीं शेयर्स पर, तो इनसे रिलेटेड है इसलिए इधर है, ठीक है। डिविडेंड रिसीव्ड
इन्वेस्टिंग। सोचो कि सर मैं डिविडेंड पे कर रहा हूँ, अगर डिविडेंड पेड है क्वेश्चन, फॉर एग्जांपल डिविडेंड पेड, तो मतलब मैंने शेयर इशू करे होंगे कुछ साल पहले, लोगों से पैसा लिया, उन शेयर्स को यहाँ लिखा, उस पर डिविडेंड पे कर रहा हूँ। ठीक, क्वेश्चन लिखा है डिविडेंड रिसीव, इसका मतलब हमारी कंपनी ने किसी और कंपनी के शेयर्स खरीदे होंगे, उनको यहाँ लिखा होगा। अपनी कंपनी के डिविडेंड कब मिलेगा नहीं, अपनी कंपनी के शेयर तो डिविडेंड ना मिलेगा, तो देंगे ना। ठीक है, अगर डिविडेंड रिसीव हो रहा है इसका मतलब हमने किसी और कंपनी के डिवेंचर खरीदे होंगे, शेयर्स खरीदे होंगे, उस पर हमें डिविडेंड मिल रहा है। समझ आ रही है बात? तो कंफ्यूजिंग है सर ये, डिविडेंड पेड तो फाइनेंसिंग होता है, लेकिन डिविडेंड रिसीव्ड इन्वेस्टिंग होता है। कैसे पता लगेगा सर ये? सिंपल लॉजिक सोचो सर, डिविडेंड अगर पे कर रहे हैं तो कौन से शेयर्स पे जो हमने इश्यू कर रखे हैं, अगर डिविडेंड रिसीव हो रहा है तो कौन से शेयर्स पे जिसमें हमने इन्वेस्टमेंट कर रखी है, उस पर डिविडेंड रिसीव होगा ना। ठीक है, इंटरेस्ट रिसीव्ड इन्वेस्टिंग, इंटरेस्ट रिसीव करा मतलब मैंने कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखी है, एफडी कर रखी है, किसी को लोन दे रखा है, एनसीए में तो आएगा वो, उस पर इंटरेस्ट मिल रहा। ठीक है, अच्छा जी ध्यान सुनना, इसमें दो आइटम आएंगे। मशीन खरीदी है, टॉपिक करा था हमने इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश, टॉपिक पढ़ा था हमने। मशीन खरीदी मतलब डिबेंचर इशू करें, अब मशीन भी आ रही है इसमें और डिबेंचर भी आ रहे हैं, सोचो कौन सी एक्टिविटी हुई, मशीन भी आ रही है डिबेंचर भी आ रहे हैं, मशीन खरीदी वेंडर से, बदले में उसको डिबेंचर इशू कर दिए, अब इसमें मशीन भी है डिबेंचर्स भी है, तो कौन सी एक्टिविटी को सोचो, टाइम लगाना। इन्वेस्टिंग के फाइनेंसिंग, डिबेंचर भी है मशीन भी है, कैश इंक्लूड नहीं है। ट्राई करें सर। इन्वेस्टिंग है नहीं है करेक्ट है जी, कहीं नहीं आएगा। नॉन कैश ट्रांजैक्शन, टॉपिक का नाम ही क्या है? कंसीडरेशन अदर देन। मशीन नाम की एसेट आई, डिबेंचर नाम की लायबिलिटी बढ़ी, ना कैश बढ़ा ना कैश घटा, नॉन कैश ट्रांजैक्शन, इसलिए कहीं नहीं आएगा। तो जब हम कैश की बात कर रहे हैं इस चैप्टर के अंदर, तो हम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की बात कर रहे हैं, मतलब जो कैश है वो कैश के जैसा। सर मैंने बैंक से पैसे निकालकर ऑफिस में रख दिए, कैश बढ़ा बैंक बढ़ा, ये कोई भी एक्टिविटी नहीं कंसिडर की जाएगी, इसको नॉन कैश कंसिडर किया जाएगा। फिर सुनो, मैंने क्या कहा, जैसे मैंने बैंक से पैसा निकालकर ऑफिस में कैश रख दिया, तो पूछे कौन सी ट्रांजैक्शन है? फाइनेंसिंग नहीं है, इन्वेस्टिंग नहीं है, ऑपरेटिंग नहीं है, ये कोई एक्टिविटी नहीं है। इस ट्रांजैक्शन को नॉन कैश ट्रांजैक्शन कहा गया है, क्योंकि बैंक भी कैश के जैसे ही है। इसको ऐसा समझो भाई, आपकी जेब से मेरी जेब में पैसा आया, तो आपके पास कैश घटा, मेरे पास कैश बढ़ा, तो फिर मैंने आपको पैसे दिए, मेरी जेब से कैश घटा, आपकी जेब में कैश बढ़ा, एक घट रहा है, बढ़ रहा है, लेकिन मैं अपनी पॉकेट से पैसा निकाल दूसरी पॉकेट में रख दूं, तो देयर इज नो फ्लो ऑफ कैश। ठीक है, तो अमंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कोई भी इंटरचेंज होता है तो वो कैश फ्लो नहीं होता है। अमंग कैश इक्विवेलेंट आइटम्स, मार्केटेबल सिक्योरिटीज आ गया इसके अंदर, इसके अंदर बैंक ड्राफ्ट आ गया, इसके अंदर डिमांड ड्राफ्ट आ गया, इसके अंदर चेक इन हैंड आ गया, इसके अंदर इन्वेस्टमेंट्स बिलो 3 मंथ्स आ गई, बैंक आ गया, कैश आ गया, इन सब के बीच में कोई भी इंटरचेंज होता है तो वो कैश फ्लो नहीं होता, कोई भी एक्टिविटी नहीं है। ध्यान रहेगा, ये हम पढ़ चुके हैं चैप्टर 1 में, कैश इक्विवेलेंट किसे कहते हैं। अच्छा, इनकम टैक्स पेड, इनकम टैक्स पे करना ऑपरेटिंग काम नहीं, इनकम टैक्स पेड एनसीए में नहीं आता, ना किसी आइटम से रिलेटेड, ना शेयर्स है वो इनकम टैक्स पेड, ना लोन। तो देखिए सर, जब कैश फ्लो स्टेटमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 3 रिवाइज्ड ये बना हुआ है, इस पर जब इसको बनाया गया, ये 3 कैटेगरी बनाई गई, तो कैटेगरी बनाने के बाद कुछ आइटम ऐसी है जो छूट गई, मतलब वो ना ऑपरेटिंग है, ना इन्वेस्टिंग है, ना फाइनेंसिंग, जैसे कि इनकम टैक्स पेड, हमारा मेन काम नहीं है इनकम टैक्स पे करना, एनसीए से रिलेटेड नहीं है, ना एसएच है, ना एनसीएल है, ना सीएल है, तो कहीं पर भी नहीं, बट कैश जा रहा है, तो एक्टिविटी बने तो होगी। ठीक है, लेकिन तीनों की डेफिनेशन में कहीं नहीं आ रहा, तो
ऐसे केस में सॉल्यूशन किया गया, अपडेट की गई ऑपरेटिंग एक्टिविटी की डेफिनेशन एंड दोज एक्टिविटीज which are not investing and financing. So डेफिनेशन को एक्सटेंड किया गया और ये मेंशन किया गया कि जो इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग नहीं है वो ऑपरेटिंग। तो हमें आसानी क्या हो गई सर, हमें कोई भी ट्रांजेक्शन हमारे सामने आए सबसे पहले चेक करना है कैश या नॉन कैश। नॉन कैश है भगा कैश क्या था, अगर कैश ट्रांजैक्शन है एनसीए चेक कर लो, एनसीए है तो इन्वेस्टिंग लिख दो, एनसीए नहीं है तो ये तीन चीज चेक कर लो, एसएच एनसीएल सीएल, सीएल से शॉर्ट टर्म कोड है, अगर ये है तो फाइनेंसिंग लिखा हो वरना आप नंबर पे ऑपरेटिंग लिखो। तो ऑपरेटिंग चेक करने की जरूरत नहीं है, इन्वेस्टिंग नहीं है तो फाइनेंसिंग नहीं है, वो ऑपरेटिंग है। समझ आ गई बात। एग्जांपल इसका एक और है कि गुड्स में आग लग जाती है और हमें इंश्योरेंस क्लेम मिला है, आग लगाना हमारा मेन काम नहीं, कोई ऑपरेटिंग नहीं, एनसीए से रिलेटेड नहीं, फाइनेंस से रिलेटेड है, लेकिन कैश आ रहा है, बचा ऑपरेटिंग। क्लियर हो गई बात। ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो मेन कोर एक्टिविटीज हैं उससे रिलेटेड प्लस इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग ना हो वो सबके साथ ऑपरेटिंग। ध्यान रखें। यस अब जितना जो लिखा उसको नोट करें कॉपी में। अभी सिर्फ अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट चल रहा है, प्रेजेंटेशन वाला पार्ट अब स्टार्ट हो गया, क्वेश्चन करेंगे। जिन जिन चीजों में जनरली गलतियां होती हैं वो मैंने चैप्टर के अंदर ग्रीन कलर से लिखी हुई हैं आइटम्स। पेज 190 पर आ गए हैं। पेज 190 पर आ गए। जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि क्लासिफाई करो इन एक्टिविटीज को कैश फ्लो में, चाहे ऑपरेटिंग है, इन्वेस्टिंग है, फाइनेंसिंग है। कोशिश करें बिना आंसर देखे पहले आइटम पढ़ें, खुद आंसर देने की कोशिश करें। पहला फिक्स्ड एसेट्स बेच के पैसा मिला, कौन सी एक्टिविटी हुई? इन्वेस्टिंग। फिक्स्ड एसेट्स से के अंदर आता है इन्वेस्टिंग। अच्छा, साथ साथ ये भी बोलो कि इनफ्लो है क्या, कोई भी सोचो। इनफ्लो मतलब पैसा आ रहा है, इनफ्लो जा रहा है तो इनफ्लो है। दूसरा वेजेस एंड सैलरीज पेड, ऑपरेटिंग है और आउटफ्लो। वेजेस सैलरी पे हमें काम है हमारा, ऑपरेटिंग काम है और आउटफ्लो पैसा जा रहा है। कैश पेड टू एक्वायर शेयर्स, एक्वायर मतलब परचेज, इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग। शेयर लेके पागल हो जाएगा वो पैसा।
ध्यान से देखो कि शेयर खरीदे हैं, ध्यान से देखो। तो शेयर के साथ 4 लेवल होते हैं, इशू करे हैं, रिडीम करे हैं, परचेज करे हैं, सेल करे हैं। हम अपनी कंपनी के शेयर इशू कर सकते हैं, कुछ साल बाद अपनी कंपनी के शेयर रिडीम कर सकते हैं, तो ये तो एसएच में आते हैं। हम अपनी कंपनी के शेयर खरीद नहीं सकते, हम अपनी कंपनी के शेयर बेच नहीं सकते, तो ये एनसीए में आते हैं, मतलब ये दूसरी कंपनी के शेयर। समझ आ रही है बात? तो शेयर इशू या रिडीम लिखा है तो समझ जाओ ये अपनी कंपनी के शेयर हैं, इसको एसएच में लिखा जाता है, तो इसका मतलब ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। और शेयर परचेज करे हैं, शेयर सेल करे हैं, मतलब ये पड़ोसी कंपनी के शेयर है, इसका मतलब ये एनसीए के अंदर लिखे जाते हैं। तो ये कौन सी एक्टिविटी हुई? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होगी, इसको नोट कर सकते हैं। नोट कर। तो बताइए थर्ड पॉइंट का आंसर क्या होगा? कैश पेड टू एक्वायर शेयर, इन्वेस्टिंग है ना, खरीद रहे हैं शेयर। और आगे इनफ्लो का आउटफ्लो, आउटफ्लो। ऐसा होता है कि शेयर आ रहे हैं, शेयर खरीद रहे हैं, तो हमें कैश पे जाने देना। फोर्थ पॉइंट, परचेज ऑफ शेयर्स। अच्छा आगे मत पढ़ो, बस परचेज ऑफ शेयर, फुल स्टॉप। कौन सी एक्टिविटी हुई? इन्वेस्टिंग। इनफ्लो का आउटफ्लो, अब पूरा पढ़ो। शेयर खरीदे हैं जो कि शेयर्स में ही डील करता है, मतलब शेयर्स का डीलर है, तो इसलिए तो गुड्स हुए ना ये, जो शेयर्स का डीलर है। जैसे बिल्डिंग खरीदना एनसीए में आता है, लेकिन प्रॉपर्टी डीलर के लिए बिल्डिंग खरीदना तो ऑपरेटिंग में आएगा। समझ आ रही है बात? तो जो शेयर्स का डीलर है उसका तो काम ही है शेयर्स खरीदना बेचना, अगर वो भी शेयर्स एनसीए में लिखेगा तो ऑपरेटिंग में करेगा क्या? समझ आ रही है बात? ऑपरेटिंग हो गया ये, इनफ्लो क्या आउटफ्लो, आउटफ्लो। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ गए जी। पहला, कैश सेल ऑफ गुड्स इन ट्रांसट्रेड, जिस गुड्स में ट्रेड करते हैं उसको हमने बेचा है पैसे में। बताइए कौन सी एक्टिविटी? ऑपरेटिंग। इनफ्लो क्या आउटफ्लो, इनफ्लो। गुड्स बेचना मेन काम है, पैसा आ रहा है, इनफ्लो। दूसरा, कैश पेड टू सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल, कौन सी एक्टिविटी? ऑपरेटिंग। इनफ्लो क्या आउटफ्लो, आउटफ्लो, पैसा जा रहा है, आउटफ्लो। कैश पेमेंट टू एक्वायर फिक्स्ड एसेट्स, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इनफ्लो क्या आउटफ्लो, आउटफ्लो। फोर्थ, कैश प्रोसीड फ्रॉम इशूइंग शेयर्स एट प्रीमियम, शेयर इशू करे हैं, पैसा आया है, फाइनेंस। इनफ्लो क्या आउटफ्लो, इनफ्लो। प्रीमियम नहीं होता, पार होता तो भी फाइनेंस। डिस्काउंट होता तो डिस्काउंट हो नहीं सकता, कस्टमर फ्री टू कंपनी दैट डिस्काउंट पर शेयर नहीं कर सकते। ठीक है, जब पढ़ा था इशू ऑफ शेयर्स, सिर्फ पार और प्रीमियम वाले केस पढ़े थे। कंपनी 2013 के बाद से डिस्काउंट पर शेयर इशू करना बंद हो गया था। डिवेंचर में है तीन वैरायटी, डिस्काउंट, पार और प्रीमियम। शेयर में वैरायटी नहीं, शेयर में दो ही वैरायटी है, पार और प्रीमियम। डिस्काउंट अलाउड नहीं है, स्पेशल फ्री टू और कंपनी ने मना कर दिया 2013 एक्ट से। ठीक है। पॉइंट नंबर 5, डिविडेंड पे करा है, कौन सी एक्टिविटी?
फाइनेंस इनफ्लो क्या आउटफ्लो आउटफ्लो अगर रिसीट ऑफ डिविडेंड होता तो इन्वेस्टिंग होता है इनफ्लो क्या आउटफ्लो 6 पॉइंट इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है इन्वेस्टमेंट में कौन सी एक्टिविटी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी इनफ्लो क्या आउटफ्लो 7 पॉइंट डिबेंचर पे इंटरेस्ट पे करा कौन सी एक्टिविटी फाइनेंस डिबेंचर एनसीएल में आते हैं फाइनेंस इनफ्लो क्या आउटफ्लो आउटफ्लो पैसे जा रहा 8 पॉइंट लॉन्ग टर्म लोन चुका दिया फाइनेंस इनफ्लो क्या आउटफ्लो आउटफ्लो पैसा जा रहा इनकम टैक्स पे कर दिया कौन सी एक्टिविटी ऑपरेटिंग इनफ्लो क्या आउटफ्लो आउटफ्लो इनकम टैक्स पे जो एक्सटेंडेड डेफिनेशन है इसके अंडर आया है टॉपिक ये वाला इनकम टैक्स ऑपरेटिंग में नहीं आता अच्छा पॉइंट नंबर क्वेश्चन 2 में 9 पॉइंट लास्ट में पढ़ा हमने पेड ऑफ इनकम इसमें पढ़ो रिफंड ऑफ इनकम टैक्स ये कौन सी एक्टिविटी रिफंड ऑफ इनकम टैक्स ऑपरेटिंग इनफ्लो क्या आउटफ्लो रिफंड ऑफ टैक्स क्या होता है सर मैंने इनकम टैक्स पे कर दिया सपोज 4 लाख रुपए और मैंने जो अकाउंट्स बनाए उसके हिसाब से मेरा टैक्स बनता है 3 लाख तो 1 लाख का रिफंड आया मैं अपनी एंटर करता हूं पूरा 2 लाख का रिफंड आता है इनकम टैक्स रिफंड जितना हमने टैक्स भरा वो ज्यादा भर दिया एज कंपेयर टू जितने मेरे टैक्स बनता है तो लगभग हमारा फिर टैक्स का रिफंड इंटरेस्ट के साथ आता है ठीक तो ये क्योंकि पेमेंट इंप्रूविंग है तो रिफंड भी ऑपरेटिंग होगा थर्ड क्वेश्चन पर आ गए सर हम लिखा हुआ है 500 डिबेंचर है हमारे पास 100 रुपए वाले उसको हमने कन्वर्ट कर दिया इक्विटी शेयर में तो डिबेंचर घट गए शेयर बढ़ गए ऐसा हुआ है कौन सी एक्टिविटी नॉन कैश एक चैप्टर था सेकंड बुक जो है हमारी कंपनी अकाउंटिंग फॉर कंपनीज इसमें 2 चैप्टर है हमारे सिलेबस में एक का नाम है इशू ऑफ शेयर्स एक का नाम है इशू ऑफ डिबेंचर्स एक चैप्टर और होता था जिसका नाम है रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स डिबेंचर को रिडीम करना सीखते थे डिबेंचर को चुकाना सीखते थे तो उसमें कई सारे मेथड है लोन चुकाने के डिबेंचर रिडीम कर एक तो है पैसे ले दो उनको दूसरा तरीका है डिबेंचर को शेयर बना दो वैसे बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ते थे सिलेबस के 3-4 साल हो गए उसमें टॉपिक था डिबेंचर को हमने शेयर्स में कन्वर्ट कर दिया नॉन कैश ट्रांजैक्शन है ना पैसा आ रहा ना पैसा जा रहा सेकंड पॉइंट मशीन खरीदी बदले में शेयर इशू कर दी कौन सी एक्टिविटी नॉन कैश पॉइंट नंबर 3 फिक्स्ड एसेट बेचने प्रॉफिट हुआ तो फिक्स्ड एसेट बेचना कौन सी एक्टिविटी होता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होता है प्रॉफिट कैश ट्रांजैक्शन है लॉस होता तो नॉन कैश तो 10 लाख की चीज मैंने 12 लाख में बेची 2 लाख का प्रॉफिट है कैश का मिला होगा कि नहीं मिला होगा मिला होगा कैश ट्रांजैक्शन में 10 लाख की चीज मैंने 8 लाख में बेची 2 लाख का लॉस 2 लाख मिला होगा क्या दिया होगा क्या नॉन कैश हुआ ना ठीक है तो प्रॉफिट कैश होता है क्योंकि पैसा मिलता है लॉस नॉन कैश होता है पैसा आ रहा ना पैसा जा रहा समझ आ रही होगा तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट है तो एनसीए है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है इनफ्लो बट लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट लिखा होता तो नॉन कैश ध्यान रहेगा सर 2 लाख नहीं आ रहे पर 8 लाख तो आ रहे 8 लाख लिखेंगे ना इन्वेस्टिंग में 2 लाख का क्वेश्चन है क्वेश्चन है कि 2 लाख कहां लिखेंगे क्वेश्चन ये 8 लाख तो आएगा ही आएगा नेक्स्ट शेयर्स पर डिविडेंड मिल रहा है कौन सी एक्टिविटी इन्वेस्टिंग शेयर के बारे में होना फाइनेंसिंग में वही शेयर्स आएंगे जो हमारी खुद की कंपनी के शेयर हैं और खुद की कंपनी का भी डिविडेंड मिलता नहीं देते हैं ठीक है तो डिविडेंड दे रहे हैं हम और इसमें रिसीव कर रहे हैं इसका मतलब हमने किसी पड़ोसी कंपनी शेयर्स खरीद रखे हैं उसका हमें डिविडेंड मिल रहा है वो शेयर्स एनसीए में लिखे हुए होंगे इसलिए ये बन गया इन्वेस्टिंग क्लियर हो गई बात फोर्थ क्वेश्चन पर आ गए हम पहला पॉइंट एक मशीन खरीदी है 2,50,000 रुपए की 20% नीचे दी है मतलब एंड टू एंड डाउन मतलब डाउन पेमेंट मतलब एंड टू एंड पेमेंट 50,000 का 20% हुआ 50,000 ठीक है आगे एंड एग्जीक्यूटिंग अ बॉन्ड का मतलब एग्रीमेंट करा है बैलेंस अमाउंट से मतलब मशीन खरीदने गया मैं 2 लाख की मशीन है 50,000 रुपए उसको दे दिए और एग्रीमेंट साइन कर दिया भाई 2 लाख रुपए दे दूंगा एग्रीमेंट में कोई टाइम पीरियड लिखा हुआ है 2 साल 1 साल 6 महीने कुछ टाइम पीरियड लिखा हुआ है ऐसा हुआ तो अब ये को कहां लिखें देखो एनसीएल भी बढ़ रहा है 2 लाख रुपए नहीं दिए ना
एनसीएल में आएगा 2 लाख रुपए वो, है ना, 2 लाख पेंडिंग होकर एनसीएल में आएगा, तो 2 लाख रुपए एनसीएल में भी आ रहा है, 2.5 लाख रुपए यहाँ आ रहा है, ठीक है। अब कैलकुलेशन लगाइए कौन सी एक्टिविटी है या नॉन कैश एक्टिविटी है या कहाँ लिखे हैं, कितना लिखे हैं वगैरह वगैरह। ऑपरेटिंग में 50। ऑपरेटिंग तो पक्का नहीं, मशीन खरीदना ऑपरेटिंग काम नहीं होता, मशीन को एनसी में आता, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी को। नॉन कैश इन्वेस्टिंग में देखो इसको हम स्प्लिट करेंगे 2.5 लाख के अमाउंट को, 50,000 अलग, 2 लाख अलग। जो 50,000 की ट्रांजेक्शन है वो कैश ट्रांजेक्शन है, पैसा जा रहा है ना। तो परचेज ऑफ मशीनरी 50,000 रुपए, आउटफ्लो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब 2 लाख का आता है, मशीन खरीदी उधार में, नॉन कैश ट्रांजेक्शन, समझ आ रही है बात। तो स्प्लिट होगा, 50,000 रुपए इन्वेस्टिंग में आएगा, आउटफ्लो में, फाइनेंस में कुछ नहीं आएगा। अच्छा जी, अब आगे अगले पॉइंट, सेकंड पॉइंट पर आ गए। पेड 2,50,000 रुपीस टू एक्वायर शेयर्स इन एडविल, तो उसका आगे मत पढ़ो, कितने पढ़ो। हाँ जी, किसी कंपनी के हमने शेयर्स खरीदे हैं 2.5 लाख रुपए, कहाँ लिखे हैं, इन्वेस्टिंग, इनपुट आउटफ्लो, एक्वायर मतलब परचेज हो गया, है ना, ये वाला केस। एनसी के अंदर आता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, आउटफ्लो। अब आगे बढ़ते हैं। डिविडेंड मिला है 50,000 रुपए, कौन सी एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग। डिविडेंड दे रहे हैं हम तो अपने शेयर्स पर देंगे तो फाइनेंसिंग बनेगा, डिविडेंड ले रहे हैं तो पड़ोसी की कंपनी के शेयर्स पर ले रहे हैं तो इन्वेस्टिंग बनेगा, ठीक है। तो रिसीव इधर, पेड इधर, डिविडेंड फंड दोनों के केस में। थर्ड पॉइंट, मशीनरी बेच दी हमने, ओरिजिनल कॉस्ट थी 2 लाख रुपए, एक्शन इस पे लग चुका था अब तक 1,60,000, तो वैल्यू कितनी रह गई थी इसकी, वैल्यू रह गई थी 40,000, है ना। 2 लाख की मशीन, 1 साल का डेट, तो उसकी वैल्यू देखा जाए रह गई थी सिर्फ 40,000 रुपए। तो 40,000 रुपए की मशीनरी मैंने बेच दी 60,000, 20,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया। तो कुछ बता दिया मैंने आपको, अब बताओ कैश ट्रांजैक्शन है कि नहीं है, है। कौन सी एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग, इनफ्लो क्या, आउटफ्लो, इनफ्लो, पैसा आ रहा है ना, और कितना अमाउंट, 60,000, मतलब सर प्रॉफिट लॉस देखना ही नहीं था। टोटल पढ़ने के बाद सिर्फ कैश वाला अमाउंट ढूंढ लो, 60,000 रुपए जेब में आ रहे हैं, बात खत्म, इन्वेस्टिंग 60,000, प्रॉफिट है लॉस है मैटर नहीं करता, समझ आ रही है बात। क्योंकि हम अकाउंटिंग नहीं कर रहे हैं, सिर्फ कैश फ्लो पर ध्यान दे रहे हैं सर, तो जो कैश की आइटम है उसको ढूंढना है। 60,000 रुपए इनफ्लो है, इन्वेस्टमेंट, लॉस है, प्रॉफिट देंगे, बढ़े आगे। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है, कंपनी ने एसेट्स खरीदी है एडोडोर कंपनी की 10 लाख रुपए की, बदले में शेयर्स इशू करेंगे। इन एसेट्स में स्टॉक है 3 लाख रुपए का, मशीनरी है 5 लाख रुपए की, गुडविल है 2 लाख रुपए की। तो कैश फ्लो में इसको कैसे डील करेंगे, देखिए गुड्स खरीदे हैं ये ऑपरेटिंग में आना चाहिए, मशीन खरीदे हैं इन्वेस्टिंग में आना चाहिए, गुडविल खरीदे हैं इन्वेस्टिंग में आना चाहिए, शेयर इशू करे हैं फाइनेंसिंग में आना चाहिए। अल्टीमेटली कौन सी एक्टिविटी बनेगी, ट्राई कीजिए। तीनों को मिक्सर लग रहा है, कौन सी एक्टिविटी बना, नॉन कैश कैश, नॉन कैश। यहाँ सोचो पहली चीज हमें यही चेक करनी है, पैसा आ रहा है कि जा रहा है। ये 3 आइटम मैं खरीद रहा हूँ, बदले में शेयर इशू कर रहा हूँ, ये सोचो ना कंपनी से कैश ना बढ़ा ना घटा, नॉन कैश बात करना। हम आइटम पढ़ के कंफ्यूज होना शुरू कर देते हैं कि इन्वेस्टिंग है ये फाइनेंसिंग है। सबसे पहली कंडीशन चेक करो, प्रायोरिटी देखो हमारी फ्री कंडीशन क्या है, किसी भी ट्रांजैक्शन को कहीं भी आने के लिए कि वो कैश है कि नहीं, ये कैश नहीं है बात करना। अगेन कौन सा टॉपिक से क्वेश्चन था वाला, इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, है ना। आप लोगों को कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं सिलेबस इलस्ट्रेशन 114 एक्सरसाइज में 104 जो कंप्लीट हो चुका है, चैप्टर प्रैक्टिस कर सकते हैं। थ्योरी क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, कैश फ्लो स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है, इसके यूजेस क्या हैं। तो आंसर में लिखा हुआ है जी,
कैश फ्लो स्टेटमेंट एक स्टेटमेंट है जो समरी बना देती है सोर्स कहां से पैसा आ रहा है एंड यूज कहां पैसा लग रहा है ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड, महीने का या ईयर का। कैश फ्लो स्टेटमेंट एक स्टेटमेंट है जिसमें कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के चेंजेस दिखाए जाते हैं, किस वजह से चेंज हुआ, मतलब बढ़ाया घटाया। आगे कैश फ्लो स्टेटमेंट शो करता है ये चीजें कि नेट कितना कैश आया ऑपरेटिंग से, नेट कितना कैश आया इन्वेस्टिंग से, नेट कितना कैश आया फाइनेंसिंग से, और नेट कितना इंक्रीज हुआ कैश में, चेंज मतलब बढ़ा या घटा। तो चार चीजें दिखाता है कैश फ्लो स्टेटमेंट, तीन एक्टिविटी और अल्टीमेटली कितना कैश बढ़ा घटा, तीनों को ऐड करके मतलब। ये आंसर था कैश फ्लो स्टेटमेंट किसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन था इसके यूजेस क्या हैं। पहला यूज क्या है इसका सर, ये कैश की पूरी जानकारी देता है, प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट कैश, चाहे ऑपरेटिंग का हो, चाहे इन्वेस्टिंग का हो, चाहे फाइनेंसिंग का हो। जो मैंने अंडरलाइन कर रखे हैं वो करेक्ट वर्ड है, वो आपके आंसर्स में होने ही चाहिए। पॉइंट नंबर 2 कहता है कि ये फ्यूचर की फाइनेंस नीड को असेस कर लेता है। फ्यूचर में कितनी नीड होने वाली है सर, इस साल हमने लोन लिया है और तो इस साल इंटरेस्ट भी और देना पड़ेगा, ये खर्चा बन गया, हमने लोन चुका दिया सर, अब अगले साल से इंटरेस्ट देने का पैसे बच जाया करेंगे, उसे कहाँ इन्वेस्ट करना, उसकी इक्विटी लगाई जाएगी, हम एस्टिमेट कर पाएंगे फ्यूचर में कहाँ नीड हो सकती है इससे। प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट कंपनीज लिक्विडिटी सर, कि कंपनी के पास कैश ज्यादा आ रहा है या ज्यादा जा रहा है। नेक्स्ट, कंपनी के पास पैसा फालतू पड़ा हुआ है या कम पड़ रहा है, सरप्लस है कि डेफिसिट है, इन सब की जानकारी भी मिल जाएगी, तो सारी इंफॉर्मेशन देगा। सेकंड क्वेश्चन पर आ गए सर, क्वेश्चन पूछा हुआ है तो मैनेजरियल यूजेस बताइए जो मैनेजर यूज कर सके, ऐसे यूज बताओ कैश फ्लो, तो उसके लिए ऊपर वाला आंसर ही आपको लिखना है जो चार यूजेस रखे हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि पर्पस क्या है, कैश फ्लो बना क्यों रहे हैं, तो पीएनएल भी है, बैलेंस शीट भी है, तो कैश फ्लो बना क्यों रहे हैं, उसके आंसर लिखे होंगे तीन। पर्पस क्या है इसका, पहला पर्पस पता लगे पैसा आ कहां से रहा, दूसरा पर्पस पैसा जा कहां रहा, तीसरा पर्पस नेट चेंज कितना आया कैश। तो बेसिकली यूजेस से ही हमने बना रखा है पर्पस, तो यूज ऑफ पर्पस है। क्वेश्चन नंबर 3 में ऑब्जेक्टिव्स क्या है कैश फ्लो के, तो जो पर्पस है वही ऑब्जेक्टिव्स हैं। क्वेश्चन 2 वाला आंसर रिपीट करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में फायदे बताओ और नुकसान बताओ कैश फ्लो के, तो जो यूजेस है सर वही फायदे, तो यूजेस वाला आंसर कई बार रिपीट हो रहा है, मोस्ट इंपोर्टेंट हो गया मतलब वो। अब लिमिटेड बुराई करनी है जिसकी, तो जो बुराई चैप्टर 11 में पढ़ा था मैं फर्स्ट चैप्टर में, वही बुराई रिपीट होती जा रही है। पहली बुराई नॉन कैश ट्रांजैक्शन इग्नोर कर रहा है, डेप्रिसिएशन नहीं आ रहा। फिर देखिए इस साल हमने सपोज 10 करोड़ रुपए लोन पर इंटरेस्ट नहीं दिया, आउटस्टैंडिंग कर दिया, बड़ी इंफॉर्मेशन है ये, कैश फ्लो में नहीं लिखी क्योंकि नॉन कैश। बोनस हमने एम्प्लॉयज को डिक्लेयर कर दिया एम्प्लॉयज को, लेकिन दिया नहीं, बड़ी ट्रांजैक्शन है, इग्नोर होगी कैश फ्लो में, नॉन कैश ट्रांजैक्शन इग्नोर कर रहा है तो ये कमी। दूसरा, ये इनकम स्टेटमेंट का सब्स्टिट्यूट नहीं है सर, एक चीज के अगर इतने फायदे दिखते हैं दूसरे की नीड खत्म कर देता है उसको मत बनाओ, लेकिन इसके इतने ज्यादा फायदे नहीं है कि पीएनएल को सब्स्टिट्यूट कर देते, पीएनएल की जगह इसको बनाने लग जाए, ऐसा नहीं, क्योंकि पीएनएल प्रॉफिट लॉस बता रहा है, एक्रूअल बेसिस पे रिकॉर्ड हो रहा है, उसकी अपनी जगह इंपॉर्टेंस है, कैश फ्लो स्टेटमेंट उसकी जगह नहीं ले सकता। इट इज हिस्टोरिकल नेचर से, फ्यूचर की कोई बात नहीं बताएगा कैश फ्लो स्टेटमेंट, सिर्फ पास्ट की बात बताएगा। इग्नोर करता है एक्रूअल बेसिस, इस साल के खर्चे, इस साल की इनकम, इस साल मैंने 3 साल का इंटरेस्ट इकट्ठे पे कर दिया तो लिखा होगा इसका 3 साल का इंटरेस्ट, तो एक्रूअल बेसिस फॉलो नहीं करता है, किस साल का खर्चा लिखेंगे, साल की इनकम लिखेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, कंपेयर करो पीएनएल को कैश फ्लो से। इनकम स्टेटमेंट मतलब पीएनएल, इसे कंपेयर कर रहे हैं कैश फ्लो से। जब भी क्वेश्चन डिफरेंस के एग्जाम में आए 4 कॉलम बनाएंगे, सीरियल नंबर, बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन और अगर 2 कॉलम जिसमें डिफरेंस माना है। पहला नेचर, कैश फ्लो स्टेटमेंट में इनफ्लो आउटफ्लो लिखा होता है कैश का, और इनकम स्टेटमेंट नेट प्रॉफिट एंड लॉस बताता है, पहला फर्क। दूसरा, पर्पस क्या है, कैश फ्लो का पर्पस है कैश की जानकारी लेना इन एक्टिविटीज से, और पीएनएल का पर्पस है प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करके देना। स्कोप, कैश फ्लो सिर्फ लिमिटेड है कैश फ्लोज तक, वो लिखा हुआ कंसेप्ट में स्कोप इज वाइड, क्या मतलब हुआ, देखिए
मेरी सेल है टोटल 50 लाख, कैश सेल 40 लाख और क्रेडिट सेल 10 लाख। बताओ कैश फ्लो में कौन सी वाली सेल आएगी? कैश फ्लो वाले में 10 लाख की आएगी। और पीएनएल में कौन सी सेल आएगी? 50। पूरा 50। उधार वाले भी कैश वाले, स्कोप वाइड हो गया इसलिए लिखा हुआ स्कोप इज वाइड। ठीक है, तो ये तो अप्रूवल बेसिस के हिसाब से दोनों आएंगे से पीएनएल में तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के नाम से। ठीक है, तो उसमें दोनों आती हैं, कैश में सिर्फ कैश वाली आती है इसलिए उसका स्कोप वाइड है इनकम स्टेटमेंट में। चौथा पॉइंट, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग की जानकारी कैश फ्लो देता है, इनकम स्टेटमेंट नहीं देता। एग्जाम्पल इन्वेस्टिंग का, मशीन खरीदी, मशीन बेची, लोन लिया, लोन चुकाया, तो इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग के आइटम्स हैं, ये कैश फ्लो बताएगा, पीएनएल नहीं बताएगा। अगला क्वेश्चन, रेवेन्यू एक्सपेंसेस मतलब इनकम और खर्चे कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं दिखाएगा, पीएनएल दिखाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का क्या मतलब होता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 3 रिवाइज्ड इसके हिसाब से। थोड़ा तो ही एएसएस जो हमारे कोर्स के अंदर है, एएस नंबर 26 इंटेंजिबल एसेट्स के लिए और एएस नंबर 3 कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए। एक्टिविटीज दो ही हैं, कंपनी एक्ट 2013, पार्टनरशिप एक्ट 1932, दो ही एक्ट हैं और दो ही एएस हैं। आंसर बताते हैं, कैश कंप्राइजेस ऑफ कैश ऑन हैंड एंड डिमांड डिपॉजिट्स विद बैंक। तो कैश का मतलब जो कंपनी के अंदर कैश रखा हुआ, नोट रखे हुए, करेंसी नोट, और जो बैंक में पैसा पड़ा हुआ है, सेविंग और करंट अकाउंट, इसको तो बोलेंगे कैश, मतलब बैंक बैलेंस को भी कैश बोलते हैं। और कैश इक्विवेलेंट किसे बोलते हैं, उसका मीनिंग लिखा हुआ है शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कर रखी है मैंने कहीं पर, तो शॉर्ट टर्म की है। हाईली लिक्विड मतलब तुरंत उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट आर रेडीली तुरंत कन्वर्ट हो सकती है। नोन अमाउंट ऑफ कैश, कैश कितना मिलेगा ये भी पता, एंड विच आर सब्जेक्ट टू इनसिग्निफिकेंट चेंज, इनसिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ चेंज, मतलब ना के बराबर रिस्क है। जैसे लिक्विड फंड्स कहते हैं सर इसको, जैसे हम भाई किसी शेयर में पैसा लगाते हैं तो वो डाउन भी हो सकता है, अप भी हो सकता है, तो जो मुझे करेंसी तुरंत चाहिए वो पैसा हम शेयर्स में नहीं लगाते, उसके लिए लिक्विड फंड्स नाम से इन्वेस्टमेंट आती है जो इंटरेस्ट देती है लगभग 4 से 5% के आसपास का। मान लीजिए मेरे पास डेटर से पैसे आगे से वो 1 करोड़ रुपए, अब मुझे पता है मुझे ये पैसे ना क्रेडिटर को देने हैं, और क्रेडिटर को बाहर मिला हुआ मुझे 2 महीने का, अब 1 महीना बचा हुआ, तो 1 महीने पहले पैसे क्यों दूं उसको, तो डिस्काउंट ले लिया, तो मैं 1 मंथ के लिए 1 करोड़ रुपए को लिक्विड फंड में इन्वेस्ट करूंगा, 4 से 5% का मुझे ब्याज आ जाएगा, 1 महीने बाद मैं उसको बेच दूंगा और क्रेडिटर को चुका, तो कैश के जैसे ही है ना, हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट, नेग्लिजिबल रिस्क, उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑलमोस्ट इक्वल रहता है 4 से 5, ना के बराबर रिस्क रहता है, तो वैसी वाली इन्वेस्टमेंट्स को कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कहते हैं, वो कैश की जैसी है। आगे 7th क्वेश्चन, लिस्ट बनाओ उन एक्टिविटीज की जो फाइनेंसिंग होती है। एग्जांपल्स लिस्ट बनानी है सर, जैसे शेयर इशू करे, डिबेंचर इशू करे, लोन लिया, डिबेंचर शेयर रिडीम कर दिए, डिविडेंड पे कर दिया, इंटरेस्ट पे कर दिया, डिबेंचर रिडीम कर दिए, लोन चुका दिया, एग्जांपल्स की लिस्ट है। एग्जांपल की लिस्ट होता है इन्वेस्टिंग की मांग एग्जाम में, हो सकता है ऑपरेटिंग की मांग एग्जाम में। ठीक, बेसिक वाला पार्ट कंप्लीट हो गया, कॉन्सेप्ट वाला पार्ट कंप्लीट हो गया, थ्योरी वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में न्यूमेरिकल पार्ट स्टार्ट करेंगे, जिसका जितना कराएगा वैसे कराएंगे आज के दिन में।